गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। लीना मेहर साहब, बेटा आप लोग बाकी लोगों को मैसेज कर दें, जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं सो दैट वी मे कंटिन्यू। ओके, काइंडली ग्रुप में एक टेक्स्ट लीव करें कि जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ओके वेल, तो आज हमने डिस्कस करना है नमूनिया के बारे में। आपने बहुत से पेशेंट देखे होंगे जो, और सुना भी होगा कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया होता है या पेशेंट्स को नमूनिया हो गया है। तो व्हाट यू से, व्हाट इज़ नमूनिया? आपको क्या लगता है नमूनिया क्या चीज़ है, कैसे होता है, कहाँ पे होता है, कौन से रूट से स्प्रेड होता है? ओके वेल, इन्फेक्शन इन लंग्स। ओके, इन्फेक्शन इन लंग्स तो बेटा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। हाउ कैन यू डायग्नोज कि ये पेशेंट नमूनिया का है? लाइक अगर ब्रोंकाइटिस में कहूँ, मैं सीओपीडी कहूँ, मैं एस्थमा कहूँ, मैं नमूनिया कहूँ, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये पेशेंट्स नमूनिया का है, ये एस्थमा का है, ये ब्रोंकाइटिस का है, ये एम्फाइसीमा का है, ये सीओपीडी का है? हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट? चलें, आपने इतना बता दिया इन्फेक्शन इन द लंग्स होता है। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट, और आपके माइंड में क्या आ रहा है कि नमूनिया क्या हो सकता है? ओके, लंग पेरेन्काइमा की इन्फ्लेमेशन होती है। ओके वेल, वेरी गुड सारा बेटा। ठीक है, इसके अलावा आपके एक्सरे से, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट एक्सरे से ही डायग्नोज कर लेंगे कि हम नमूनिया है। इन्फ्लेमेशन एयर सैक सिलवाना बोलना। ओके वेल, वेरी गुड, ठीक है। एयर सैक क्या होते हैं, एल्वोलाई क्या होते हैं, किसी को पता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में किसी को पता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होती है, अपर क्या है, लोअर क्या है, एल्वोलाई क्या है, एयर सैक्स क्या है? ये थोड़ा सा आपको हाउ टू नो होगा डेफिनेटली। व्हाट यू से? ओके, सिंपली अगर आप नमूनिया को डिफाइन करें तो आपके माइंड में क्या आता है कि नमूनिया क्या चीज़ हो सकती है?
ओके सर, फैसल ने हेल्थ असेसमेंट में पढ़ाया था बेटा, हम पैथो के रिलेटेड पढ़ेंगे कि डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि होती कैसी है, क्या क्या हो सकता है। ओके, आप में किसी ने कहा था, जरका ने कहा था कि इन्फेक्शन इन द लंग्स होता है। ओके ठीक है बेटा, इन्फेक्शन इन द लंग्स हो सकता है। अब ये करता क्या है, एयर सैक्स की अगर हम बात करें, एल्वोलाई की बात करें तो उनकी इन्फ्लेमेशन काज कर देता है, या सिंपली आप लोगों में से किसी ने कहा, मेरोनिसा ने कहा कि इन्फ्लेम्स द एयर सैक। ओके वेल, वेरी गुड। ठीक है, बोथ लंग्स की भी हो सकती है, वन लंग की भी हो सकती है। ठीक है वेल, एयर इट्स ए ड्रॉपलेट एयरबॉर्न इन्फेक्शन। ओके, नमोनिया ड्रॉपलेट एयरबॉर्न इन्फेक्शन होता है। ओके वेल, ठीक है। इसके अलावा अब ये जो एयर सैक्स होते हैं, बेसिकली इनका काम क्या होता है, एयर सैक्स का काम क्या होता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात बताएं कि जो नमूनिया वाले पेशेंट्स होते हैं, क्या उनको कफ होती है, उनको फीवर होता है, उनको एसओबी होता है। अगर ये फीवर होता है, एसओबी होता है, इंस्टेड ऑफ दैट चिल्स होते हैं या कफ होती है, तो इसकी क्या वजह हो सकती हैं। और आपको पता है कि नमोनिया की कितनी स्टेजेस होती हैं, व्हाट यू से, एनीबॉडी नोज कि जो नमोनिया है इसकी भी 4 स्टेजेस होती हैं, शायद आपने कभी सुना हो, सर फैसल ने बताया हो कि कंसोलिडेशन हो रही होती है, रेड हेपेटाइजेशन होती है, ग्रे हेपेटाइजेशन होती है और एंड पे रेसोल्यूशन होती है। ये 4 स्टेजेस नमोनिया की होती हैं और ये स्लाइड्स में मेंशन नहीं है। आप लोग इसको अगर बॉल पेन है तो राइट कर लीजिएगा नोटबुक के ऊपर। इन्फेक्शन हो उससे फीवर होगा बेटा, कोई भी इन्फेक्शन हो उससे फीवर होगा। ओके, इन्फेक्शन इट्स नॉट नेसेसरी, जब तक इंटरल्यूकन 1 रिलीज होके थर्मोस्टेट का सेट पॉइंट चेंज नहीं करेगा तब तक फीवर नहीं होगा। हाँ, अगर इंटरल्यूकन 1 रिलीज होता है, 6 रिलीज होता है, वो जाके थर्मोस्टेट को चेंज कर देता है, तो डेफिनेटली देन वी कैन से कि पेशेंट्स को फीवर होगा डेफिनेटली। इन्फेक्शन कॉजेज फीवर एंड चिल्स, आप लोगों ने, अच्छा इन्फेक्शन क्या है बेटा ये बता दें, इन्फेक्शन किस चीज़ का नाम आप लोगों ने रखा है। बहुत से इन्फेक्शंस और भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि सपोज मैं कह देता हूँ कि अस्थमा हो गया है, पेशेंट्स को माइट भी फीवर हो, माइट भी ना हो। पेशेंट्स को ब्रोंकाइटिस हो गया, माइट भी फीवर हो, माइट भी फीवर ना हो। इंस्टेड ऑफ दैट अदर इन्फेक्शंस इंक्लूडेड हैं, लाइक आप लोगों ने अपेंडिसाइटिस का नाम सुना होगा। अपेंडिसाइटिस हो गया, माइट भी पेशेंट्स को फीवर ना हो। तो इट्स नॉट नेसेसरी, अगर इन्फेक्शन है, हाँ है इन्फेक्शन, लेकिन उसमें इंटरल्यूकन 1 रिलीज हुआ है तो तब जाके फीवर होगा। ओके वेल, ओके हम बात कर रहे थे नमोनिया की स्टेजेस के बारे में, तो आपको बता रहा था कि 4 स्टेजेस होती हैं। कंसोलिडेशन पहली स्टेज है, एंड रेड हेपेटाइजेशन दूसरी स्टेज है, ग्रे हेपेटाइजेशन थर्ड स्टेज है, एंड रेजोल्यूशन फोर्थ स्टेज है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन्वीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके वेल, ठीक है, इन्फेक्शन, इन्वीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू कैन से। इंस्टेड ऑफ दैट इन्फेक्शन और क्या हो सकता है, आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि इन्फेक्शन आप बॉडी के अंदर, स्लाइड बेटा चेंज मैं नहीं कर रहा अभी ना, अभी हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। आप जो बातें मैं कर रहा हूँ ये आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो उस पर गुजारा करें, ठीक है मेमुना। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरसेस हो सकता है, व्हाट यू से। इसके अलावा पैरासाइट्स हो सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मली ना, अगर नॉर्मल फ्लोरा की बात करते हैं तो नॉर्मल फ्लोरा में ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर हम वैसे बात करते हैं तो दैट आर नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते बॉडी के अंदर। लेकिन अगर ये किसी वजह से बॉडी के अंदर इंटर हुए हैं और मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दिया तो देन वी कैन से के इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है। ओके
ओके, स्टेजेस बेटा, स्टेजेस ये हैं। पहली स्टेज कंसोलिडेशन होती है, रेड एपेटाइजेशन होती है, ग्रे एपेटाइजेशन होती है, और एंड वाली स्टेज रेजोल्यूशन होती है। ओके, ये अगर नमूनिया की बात करें तो इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, ठीक है। आप लोग बता रहे थे कि इन्फेक्शन ऑफ लंग्स होता है, ये इन्फेक्शन ऑफ लंग पैरेन्काइमा होते हैं। वेरी गुड, ठीक है। सेकेंडली आप लोग बात कर रहे थे एयर सैक्स की या एल्वोलाई की। एल्वोलाई बेसिकली एयर सैक्स ऑफ लंग्स होते हैं, फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस मेकिंग ब्रेथ मोर डिफिकल्ट। अब जब नमूनिया हो जाएगा तो उसमें फ्लूइड भी अकमुलेट हो सकता है, उसमें पस भी अकमुलेट हो सकती है, तो ये प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं करेंगे। जब एक्सपेंड नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट में और गैसेज एक्सचेंज नहीं होगी तो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू एस्टोमी, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ को लीड करेगी, कफिंग होना शुरू हो जाएगी, चेस्ट टाइटनेस होना शुरू हो जाएगी, मल्टीपल और कंडीशन हो सकती है। नीमोकोकल नमोनिया मेनली कॉमन नमोनिया होता है कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड नीमोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया होता है जो मोस्टली नमोनिया काज कर रहा होता है, ठीक है। and can also caused by other bacteria, viruses, fungi and parasites। ये सर्टेन होती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं जो कि नमोनिया काज कर रही होती हैं। Who are at higher risk for the pneumonia? कौन से लोग हैं जो हायर रिस्क पे हैं नमोनिया डेवलप करने में? तो पीपल्स some with some medical conditions are at higher risk for pneumonia। for example पेशेंट्स हार्ट डिजीज के साथ है, पेशेंट लंग डिजीज के साथ है, पेशेंट डायबिटीज़ के साथ है, तो ये लोग मोर प्रोन टू इन्फेक्शन होते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग नमोनिया। डेफिनेटली डस्ट पार्टिकल्स हो सकती हैं, स्मोकिंग हो सकती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकती हैं, एस्बेस्टोस में काम करने वाले या माइनिंग में काम करने वाले लोग मोर प्रोन टू इन्फेक्शन होते हैं और उनके अंदर नमोनिया डेवलप हो सकता है। ओके, इसके अलावा व्हाट इज़ इन्वेसिव न्यूमोकोकल डिजीज़? इन्वेसिव न्यूमोकोकल डिजीज़ क्या है? बेटा फौजिया, आप बाकी सबको आवाज़ आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही? आई डोंट नो। ओके, तो अगर इन्वेसिव न्यूमोकोकल डिजीज़ कब होएगी? डेफिनेटली पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज, ठीक है। occurs with pneumococcus gets into the part of the body normally free of bacteria। अब नॉर्मली अगर हम बात करते हैं और डेफिनेटली बेटा चिल्ड्रन में भी हो जाता है। चिल्ड्रन मोर प्रोन टू इन्फेक्शन होते हैं, मोर प्रोन टू नमोनिया होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वेल डेवलप नहीं हुई होती। ओके, व्हाट इज इन्वेसिव न्यूमोकोकल डिजीज की बात हम कर रहे थे। नॉर्मली अगर देखा जाए तो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते, कोई नमोनिया का होता ही नहीं है बैक्टीरिया बॉडी के अंदर, लेकिन वंस द न्यूमोकोकस कमुलेट्स इन द ब्लड, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का ब्लड के अंदर सर्कुलेट करना, मूव करना, इन्वेड करके मल्टीप्लिकेशन करना, तो ये भी लीड कर सकता है। जैसे ही न्यूमोकोकस बैक्टीरिया ब्लड के अंदर मूव करेगा बैक्टीरिया की फॉर्म में, तो when it will move to pneumocytes it will causes the infection of pneumocytes, that is known as pneumonia। ओके, इसके अलावा अदर काज ये हो सकती है कि नीमोकोकस इन द स्पाइनल फ्लूइड, अगर स्पाइनल फ्लूइड के अंदर मूव किया है इसने, स्पाइनल फ्लूइड के अंदर चला गया नीमोकोकस का बैक्टीरिया, तो दैट विल लीड टू मेनिंजाइटिस। आप लोगों ने सुना होगा कि इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, ब्रेन की लेयर्स होती हैं इनकी इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, और पीपल विद बैक्टीरिया एंड मेनिंजाइटिस can become very sick, disable and in 10 to 15% of adult case they die। ओके, अगर एक पेशेंट है जिसको बैक्टीरिया भी हो गया है और साथ में मेनिंजाइटिस भी है तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती है और उनमें पेशेंट्स अक्सर अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अब नमोनिया बेसिकली क्या है? नमोनिया इज द इन्फेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट इन्वॉल्व्स द एयरवे एंड पैरेन्काइमा विद द कंसोलिडेशन ऑफ एल्वुलर स्पेसेस। एल्वुलर स्पेस की कंसोलिडेशन होना शुरू हो जाती है। And the term lower respiratory tract infection is often used to encompass bronchitis हो सकता है, bronchiolitis हो सकता है, और pneumonia, और any combination of the three which may be difficult to distinguish clinically। bronchitis है, bronchiolitis है या pneumonia है, इनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है क्लिनिकली, लेकिन pneumonitis is generally
general term for lung inflammation that may or may not be associated with consolidation. Okay. ओके, अगर हम क्लासिफिकेशन इसकी देखें, नमोनिया की क्लासिफिकेशन देखें तो 4 तरह से इसको क्लासीफाई किया जा रहा होता है अकॉर्डिंग टू कॉस्टिव एजेंट, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, एंड अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट कि कौन से इन्वायरमेंट के अंदर पेशेंट रह रहा है, अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ लंग्स इन्वॉल्व है, दोनों लंग इन्वॉल्व हैं, एक लंग इन्वॉल्व है, या अकॉर्डिंग टू कॉज कि उसके पीछे कॉज क्या है। ठीक है, तो ये 4 तरह से ना नमोनिया को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, तो पहली क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव एजेंट्स। अगर हम पॉजिटिव एजेंट्स की बेस पे देखते हैं तो नीमोकोकल नमोनिया कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। अब नीमोकोकल नमोनिया हो रहा है तो उसकी कॉज क्या है? कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकल। नमूना बेटा कंसोलिडेशन ये होती है कि नॉर्मली आपके जो लंग्स हैं ना, ये एयर सैक्स हैं, उनके अंदर ना एयर प्रेजेंट होती है। अब अगर एयर को किसी और चीज़ से रिप्लेस कर देंगे, लाइक फ्लूइड अकमुलेट हो गया है, ब्लड अकमुलेट हो गया है, या पस अकमुलेट हो गई है, या हाइड्रो और न्यूमोथोरैक्स हो गया है, फ्लूइड अकमुलेट हो गया, वाटर अकमुलेट हो गया, तो उसको हम कह रहे होते हैं कंसोलिडेशन। सिंपली मैम आप ये कह सकती हैं कंसोलिडेशन के अंदर कि जो आपके लंग्स होते हैं ना, जब एयर उसके रिप्लेस हो जाएगी बाई ब्लड, बाई पस, बाई वाटर और एनी फ्लूइड, दैट इज नोन एज कंसोलिडेशन। ठीक है। ओके, नीमोकोकल नमोनिया caused by streptococcus pneumoniae, streptococcal pneumonia caused by streptococcus aureus, influenza pneumonia caused by Haemophilus influenza or gram-negative bacterial pneumonia caused by Klebsiella pneumoniae, and aerobic bacterial pneumonia caused by normal old flora. ग्राम नेगेटिव बेटा ये बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती हैं, ये उनकी टाइप्स हैं। ठीक है बेटा, 1 मिनट होल्ड, 1 मिनट में कॉल करके आपको बैक आता हूँ।
बेटा ओरल फ्लोरा के अंदर, ओरल फ्लोरा ये नॉर्मल फ्लोरा होता है। आपकी ओरल कैविटी के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो आपको बैड ब्रीथ से बचा रहे होते हैं। ठीक है बेटा, आवाज़ आ रही है? मैंने कहा था कि 1 मिनट तक मैं आपको बैक ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही थी सलमा। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि अगर ओरल फ्लोरा है तो इसमें नॉर्मली एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी है, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ओरल कैविटी है, आपको बैड ब्रीथ से बचा रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब आप खाना खाते हैं ना तो आपकी जो दांत पाक हैं उनके अंदर कुछ डेब्रीज रह जाती हैं, उन डेब्रीज को रिजॉल्व करवा रहे होते हैं। इसके अलावा जिंजिवाइटिस से बचा रहे होते हैं। ठीक है, गॉट इट। तो इसलिए अगर एनारोबिक बैक्टीरिया अब नॉर्मली कन्वर्ट हो गया है, अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो गया है, तो वो इनहेलेशन के थ्रू जा सकता है, लंग्स के अंदर जा सकता है और एनारोबिक बैक्टीरियल नमूनिया काज कर सकता है। ये बेटा लिखा हुआ है। ठीक है, कौन पूछ रहा था? उल्फत। और ठीक है, ओरल फ्लोरा इज जर्म। ओरल फ्लोरा बेटा जर्म नहीं है, नॉर्मल फ्लोरा होता है बेटा। ओरल का नॉर्मल फ्लोरा, ओरल कैविटी का नॉर्मल फ्लोरा है। ठीक है, ओके। इसके अलावा वायरल हो सकते हैं और ये वायरसेस हैं जो कि नमूनिया काज कर रहे होते हैं, लाइक रिनो वायरसेस हैं, कोरोना वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, आरएसवी हैं, एडिनो वायरसेस हैं या पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं। ये वायरसेस हैं जो कि नमूनिया काज कर रहे होते हैं। इसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स या इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स आर हायर रेट ऑफ साइटोमेगालोवायरस नमूनिया। अगर किसी पेशेंट्स ने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाई हुई है या उनका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है तो उनके अंदर साइटोमेगालोवायरस नमूनिया कॉमन होता है। ओके, इसके अलावा थर्ड हमने कहा था फंगल काज हो सकती है। फंगल में फंगल नमूनिया काज बाई हिस्टोप्लाज्मोसिस हो सकता है, ब्लास्टोमोसिस हो सकता है। ये फंगस के नाम है जो कि नमूनिया, फंगल नमूनिया काज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा पैरासिटिक हैं, पैरासाइटिक नमूनिया काज बाई प्रोटोजोआ, नीमाटोड्स होते हैं, प्लेटिहेल्मिंथेसिस की वजह से हो सकते हैं और मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज नीमोसाइटस कॉर्नी फ्यूरिसी। ये पैरासाइट होता है। बेटा ये अजीब नेम है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा होता है, वायरसेस की वजह से हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है और पैरासाइट की वजह से हो सकता है। ठीक है, और जो कॉमनली वायरसेस बैक्टीरियाज हैं उनके नाम आने चाहिए, लाइक नीमोकोकस है, नीमोकोकल हो सकता है। कोई फंगल है तो फंगल आप एक आध नाम याद कर सकते हैं, पैरासाइट है तो पैरासाइट का याद कर सकते हैं। वायरसेस में आजकल आपको पता ही है कोरोना है। इसके अलावा वायरसेस, साइटोमेगालो वायरसेस हैं, वो पेशेंट जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं या ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा चुके होते हैं उनके। ठीक है, तो ये आपको थोड़े बहुत कॉमनली होने चाहिए। दूसरा हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट हम क्लासीफाई करते हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट की बात करें तो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया हो सकता है कि एक बंदा कम्युनिटी के अंदर रह रहा है तो उसको, एक पेशेंट्स को नमूनिया हुआ है तो दूसरे को हो सकता है, दैट इज कम्युनिटी एक्वायर्ड। सेम हॉस्पिटल एक्वायर्ड, एक पेशेंट ने हॉस्पिटल का विजिट किया है, उसके अंदर हो सकता है ये नमूनिया इन द इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होस्ट। एक ऐसा पेशेंट्स है जिनके अंदर नमूनिया का वायरस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, फंगस है, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है तो उसके अंदर भी नमूनिया होने के चांसेस होते हैं। और चौथी कंडीशन वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया हो सकता है या वेंटिलेटर एक्वायर्ड नमूनिया होता है, जैसे मोस्ट कॉमन होता है इन द आईसीयू। ये वो पेशेंट्स जो वेंटिलेटर के ऊपर पड़े होते हैं। अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द लंग इन्वॉल्व, अफेक्टेड के एरिया कितना इफेक्टेड है, लाइक लोबार नमूनिया होता है, मल्टी लोबार नमूनिया होता है, इसके अलावा ब्रोंकियल नमूनिया हो सकता है, इंटस्टिशियल नमूनिया हो सकता है। बेटा डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन के वेंटिलेटर एसोसिएटेड या एक्वायर्ड नमूनिया कौन सा होता है। ठीक है, पहले नमूनिया का पता होना चाहिए ना आपको कि नमूनिया होता क्या है, उसके बाद हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया भी डिस्कस करने वाले हैं आज। वेंटिलेटर एक्वायर्ड नमूनिया में भी ये होता है कि बेटा कि वो पेशेंट्स जो कि वेंटिलेटर के ऊपर पड़े होते हैं उनके अंदर एस्पायरेशन होने के चांसेस होते हैं और वो एस्पायरेशन अकेली सिर्फ वॉमिटिंग की वजह से नहीं हो रही होती, ये सिर्फ सेक्रीशन की वजह से नहीं हो रही होती, वो जो आपने ट्यूब पास की होती है उसके साथ लीक होने की वजह से भी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जा रही होती है। और वो सेक्रीशन आपको पता है बैक्टीरिया भी कंटेन कर सकती है, वायरसेस भी कंटेन कर सकती है, पैरासाइट भी कंटेन कर सकती है, इवन कि आपकी ओरल म्यूकोजा का जो नॉर्मल फ्लोरा होता है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, उसकी वजह से भी नमूनिया हो रहा होता है।
ओके, तो इसलिए उसको वेंटिलेटर एसोसिएटेड या वेंटिलेटर एक्वायर्ड नमूनिया कहा जाता है। लेटर ऑन यही हम एग्जैक्टली डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा इंटरस्टिशियल नमूनिया हो सकता है, एल्वुलर एसिनार नमूनिया हो सकता है, नेक्रोटाइजिंग नमूनिया हो सकता है, ये सिगमेंटल नमूनिया हो सकता है। ये वो एरिया है लंग्स के अंदर, ये एरिया हैं जो अगर इन्वॉल्व हैं तो उसके एरिया के अकॉर्डिंग उनको नाम दिया गया है। ठीक है। चौथी अकॉर्डिंग टू काज क्या है, लाइक ब्रोंकोलाइटिस है, ऑर्गेनिज्म, ये मोस्टली नमूनिया होते हैं। लाइक हम कह रहे थे कि क्रेप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनाइटिस है, सियोकोप जिसे कहा जाता है, उसकी वजह से है। यूसिनोफिलिक नमूनिया है, अगर पैरासाइटिक का कोई इन्फेक्शन है यूसिनोफिलिक तो उसको यूसिनोफिलिक नमूनिया कह रहे होते हैं। इसके अलावा केमिकल की वजह से है, एस्पिरेशन की वजह से है, या डस्ट नमूनिया है। अकॉर्डिंग टू काज क्या है, अब एक बंदा है माइनिंग के अंदर रह रहा है, एक बंदा एस्बेस्टोस का एक्सपोजर है ज़्यादा, तो उसमें मोस्टली एस्बेस्टोसिस होने के चांसेस होते हैं, ये एस्बेस्टोस एक्वायर्ड नमूनिया होने के चांसेस होते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू काज है। ठीक है। अगर नोजोकोमियल नमूना, अच्छा नोजोकोमियल क्या होता है, एनीबॉडी नोज? हॉस्पिटल एक्वायर्ड को ही नोजोकोमियल नमूनिया कहा जाता है। तो इसकी एपिडेमियोलॉजी की हम बात करते हैं तो एपिडेमियोलॉजी कॉमन hospital acquired infections that occurs at a rate of approximately 5 to 10 cases per 1000 hospital admissions। अगर 1000 एडमिशन हो रहा है ना, 1000 एडमिशन हॉस्पिटल के अंदर हुआ है तो उसमें 5 से 10 केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया डिवेल्प हो रहा होता है। ओके वेल, ठीक है। इंसिडेंस इंक्रीज बाई 6 to 24 इन पेशेंट्स बीइंग वेंटिलेटेड मैकेनिकली है। अगर उनमें से ऐसे पेशेंट्स जो कि वेंटिलेटर के ऊपर फॉल कर रहे हैं या वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं तो उनमें ये 6 to 20 पेशेंट्स तक चला जाता है। नॉर्मली एक पेशेंट्स अगर हॉस्पिटल के अंदर आ रहा है, 1000 पेशेंट्स का एडमिशन हुआ है तो उनमें से 5 से 10 लोग में हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया डेवलप होने के चांसेस होते हैं। ओके। और सेकेंडली अगर वो पेशेंट्स जो कि वेंटिलेटर के ऊपर हैं उनमें ये रेशो इंक्रीज हो जाती है और 6 to 20 पेशेंट्स 1000 में से इन्वॉल्व होते हैं। One study suggested that the risk of developing ventilator-associated pneumonia increases 1% per day। अगर पेशेंट रेशियो ज़्यादा है, 1000 एडमिशन हुआ है तो उसमें से एक पेशेंट डेली का जिसने वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया डेवलप हो सकता है। इसके अलावा अदर एक स्टडी की गई थी जो कि इंडिकेट करती है कि हाईएस्ट रिस्क अकर्स इन द फर्स्ट 5 days आफ्टर द इंटूबेशन। के अगर किसी पेशेंट्स को इंटूबेट किया गया है तो उसमें पहले 5 दिन ही क्रिटिकल्स होते हैं क्योंकि उनके दिनों में उसमें नमूनिया होने के चांसेस होते हैं, नमूनिया डेवलप होने के चांसेस हो रहे होते हैं। Okay, nosocomial pneumonia is the leading cause of death due to hospital acquired infection। मेरा थर्ड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि इंसिडेंस इंक्रीज बाई 6 to 24 इन पेशेंट्स बीइंग वेंटिलेटेड मैकेनिकली। मेमोना बेटा इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर 1000 पेशेंट्स पर डे वेंटिलेटर के ऊपर डल रहे हैं तो उनमें से 6 से 20 पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनके अंदर वेंटिलेटेड एसोसिएटेड नमूनिया डेवलप हो सकता है। ठीक है। चौथे पॉइंट के अंदर ये है कि एक स्टडी उसने ये शो किया है कि जो वेंटिलेटेड एसोसिएटेड नमूनिया होते हैं वो 1% पर डे। सपोज अगर 100 पेशेंट आ रहा है तो उसमें से एक पेशेंट्स को वेंटिलेटेड एसोसिएटेड नमूनिया होगा और इसका इंसिडेंस क्या है कि पहले फर्स्ट डे ऑफ इंटूबेशन के अंदर पेशेंट्स को नमूनिया हो जाता है। ओके। इसके अलावा नोजोकोमियल नमूनिया इज द लीडिंग काज ऑफ डेथ ड्यू टू हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, डेफिनेटली एसोसिएटेड विद सब्सटेंशियल मॉर्बिडिटी। और भी काज हो सकती हैं, मल्टीपल कॉजेटिव एजेंट्स हो सकते हैं और मोस्टली एसोसिएटेड विद क्राउड मोर्टेलिटी ऑफ 30 to 50% पेशेंट की डेथ हो जाती है। हॉस्पिटल स्टे इंक्रीज बाई 7 to 9 days पर पेशेंट्स। अगर एक पेशेंट ने 3 दिन में ठीक होके जाना था, अगर उसके अंदर नमूनिया डेवलप हो गया तो माइट भी उसका लेंथ ऑफ स्टे इंक्रीज हो जाए, हॉस्पिटल स्टे इंक्रीज हो जाए। कॉस्ट ऑफ थेरेपी इंक्रीज हो सकती है जो कि 7 to 9 days पर पेशेंट्स हो सकता है और एस्टिमेटेड कॉस्ट मोर देन $1 million पर ईयर तक जा सकती है। अगर रिपीटेडली पेशेंट्स जिनके अंदर नमूनिया डेवलप हो रहा होता है तो उनकी कॉस्ट ऑफ थेरेपी की बात करें तो मोर देन $1 million
पर ईयर्स तक जा सकती है। ओके, नोजोकोमियल नमूनिया, इसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, एटियोलॉजिकल एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारी कोर्स आउटलाइन है, ये कंटेंट है जो हमने आज डिस्कस करना है। वेल ओके, पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि micro aspiration may occurs in up to 45% of the healthy volunteers during sleep। अब मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि स्लीप एपनिया भी होता है, या वो लोग जिन्होंने अल्कोहल ड्रिंकिंग की होती है या कोई और इस तरह का सेडेटिव हिप्नोटिक्स लिए होती हैं, तो उनके अंदर एस्पायरेशन, माइक्रो एस्पायरेशन डेवलप होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। लाइक अगर रात को सो रहे हैं, या स्लीप एपनिया डिसऑर्डर्स है, या स्नोरिंग होती है, या जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो वीक हो चुके हैं, ग्लूटस या एपिग्लूटस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उनके अंदर ना माइक्रो एस्पिरेशन होती रहती है। उस माइक्रो एस्पिरेशन का नुकसान क्या होता है कि जैसे ही एयरवे के अंदर जाएगी या रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाएगी तो दैट विल ट्रिगर द कफ रिफ्लेक्स। उन पेशेंट्स को कफ होना शुरू हो जाती है। अगर कफ रिफ्लेक्स सप्रेस हो गई है, कफ रिफ्लेक्स ट्रिगर नहीं होती, तो अल्टीमेटली दैट कंटेंट विल मूव इनटू द लंग्स। अगर वो लंग्स के अंदर जाएगा तो दैट विल लीड टू नोसोकोमियल निमोनिया। इसके अलावा ओरोफेरिंक्स ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट is colonized with GNR in 30 to 35 to 75% of the patients depending on the severity and type of the underlying illness। अब ऐसे पेशेंट्स जो कि ओरोफेरिंक्स डिजीज के साथ आए हैं, हॉस्पिटल्स आए हैं, या रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ आए हैं, ओके, यस, GNR बेटा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ओके। तो इनके अंदर 35 से 75% ऑफ डिपेंडिंग ऑन सेवेरिटी एंड टाइप ऑफ द अंडरलाइंग इलनेस। इसके अलावा मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं दैट आर एसोसिएटेड विद हाई रिस्क ऑफ क्लोनाइजेशन। क्लोनाइजेशन का मतलब है कि जैसे ही आइस्पिरेशन होएगी या उनके ओरोफेरिंक्स के अंदर इन्होंने अपनी कॉलोनी बना लेनी होती है। अब ये कॉलोनी जैसे ही बनाते हैं तो डेफिनेटली दे आर हार्मफुल फॉर द बॉडी। पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं और हाई रिस्क ऑफ एस्पिरेशन लिए काज कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है और वहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन काज कर देते हैं, ओरल मेकोजा के अंदर इन्फ्लेमेशन काज कर देते हैं, फ्रिंजाइटिस काज कर सकते हैं, और या अदर कंडीशन काज कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू माइक्रो एस्पिरेशन। क्लोनाइजेशन का मतलब कॉलोनी बनाना बेटा, कॉलोनी कि एक जगह के अंदर अकमुलेट होना और वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देना। ओके, पैथोजेनेसिस क्या है कि इन्वीजन ऑफ लोअर एस्पिरेटरी ट्रैक। अब लोअर एस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्होंने जाना है, जाएंगे कैसे? एस्पिरेशन ऑफ ओरोफ्रेंजियल, कि ओरोफ्रेंजियल के अंदर ओरोफ्रेंजियल से एस्पिरेशन होएगी, एस्पिरेट करना कंटेंट का रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाना। ये जीआई ऑर्गेनिजम्स, जीआई एस्पिरेशन हो गई है, जीआई के जो नॉर्मल फ्लोरा था वो अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म बन गया है, वोमिटिंग हुई है, उससे एस्पिरेट कर गया है, तो दैट आर द लीडिंग काज। इसके अलावा इनहेलेशन ऑफ एरोसोल्स कंटेनिंग बैक्टीरिया, या आपने कोई ऐसी एरोसोल यूज़ किए हैं, ये कैसे इन्वायरमेंट के अंदर गए हैं जहाँ पे बैक्टीरिया स्प्रेड हुए थे या बैक्टीरिया मूव कर रहे थे, तो उनके थ्रू चले गए हैं, या हेमेटोजेनेसिस स्प्रेड हुई है, थ्रू ब्लड स्प्रेड हो गई है, हेमेटोपोटेसिस हुई है, उसकी वजह से भी अगर पेशेंट ने एस्पिरेट कर लिया है तो दैट विल लीड टू नोसोकोमियल निमोनिया। और नोसोकोमियल निमोनिया की एक और इंडिकेशन भी है कि पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आया था, लेकिन वो हॉस्पिटल से जाने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद अगर 72 आवर्स के अंदर, 48 टू 72 आवर्स के अंदर उसके अंदर जीआई ऑर्गेनिज्म बेटा, जीआईटी के जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वो अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म बन जाता है जब किसी और जगह के अंदर जाता है। तो अगर वोमिटिंग हुई है, जीआई से वोमिटिंग हुई है, जब ओरल कैविटी के अंदर आएगा तो दैट विल माइट बी एन अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म, उसकी एस्पिरेशन से भी निमोनिया हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये बता रहा था बेटा आप लोगों को कि अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आया था और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर चला गया है और वो 48 आवर्स से लेके 72 आवर्स के अंदर अगर उसको निमोनिया डेवलप हो गया, दैट आल्सो कम्स अंडर द हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है जिसके अंदर सर्टेन कॉजेटिव एजेंट्स और फैक्टर्स लिखे हुए हैं जो कि निमोनिया को लीड कर रहे होते हैं। इन्वेसिव डिवाइस कोई भी हो सकता है,
सर्जरी हो सकती है, एंटी माइक्रोबियल और अदर मेडिकेशंस हो सकती हैं, होस्ट फैक्टर्स हो सकते हैं। ये करते क्या हैं बेसिकली, अब इन्होंने क्या किया, आपने कोई सर्जरी करवाई या आपको ईटीटी पास हुई अल्लाह ना करे, या कोई एनजी पास हुई, या कोई एनेस्थीसिया के लिए कोई इक्विपमेंट यूज़ किया गया, वाट एवर कोई भी कंडीशन है दैट वाज कंटामिनेटेड, और आपको स्टेरिलाइट टेक्निक ही यूज़ नहीं की, तो अब जीआईटी के अंदर जाएगा, गैस्ट्रिक कोलोनाइजेशन होना शुरू हो जाएगी कि जीआईटी के अंदर अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देगा, वोमिटिंग होएगी या वैसी एस्पिरेशन होएगी, तो उसके रिजल्ट में ये लंग्स के अंदर जाएगा और लंग्स के अंदर नमूनिया काज कर देगा, इन्फ्लेमेशन काज करना शुरू कर देगा, इन दी फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया हो सकता है, ट्रांसलोकेशन हो सकती है। और अगर दूसरी चीज़ देखी जाए तो जैसे कि अगर किसी हैंड के ऊपर या ग्लव्स के ऊपर उसने कॉलोनी बनाई, आप रिपीटेडली ओल्ड ग्लव यूज़ कर रहे हैं, हैंड रब नहीं कर रहे, ये स्क्रबिंग प्रॉपरली नहीं कर रहे, तो आपकी बॉडी के ऊपर ये 1 kg माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होती हैं। तो नॉर्मल माइक्रो की बुक कहती है कि हर ह्यूमन बीइंग के ऊपर एटलीस्ट 1 kg माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने कोई सर्जरी करवानी है तो आपने स्क्रबिंग नहीं की। इसके अलावा कोई सर्जिकल प्रोसीजर्स करवाना है, एनजी पास करवानी है, फोलिस पास करवानी है, ईटीटी पास करवानी है, तो आपने स्क्रबिंग ही नहीं की, हैंड रबिंग हैंड वॉश ही नहीं की है, तो आपने ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर लिया, इंस्ट्रूमेंट को टच कर लिया, तो दैट विल आल्सो लीड टू हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया। इसके अलावा प्रॉपर स्टीलाइजेशन नहीं की, इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर स्टीलाइजेशन नहीं की, डिसइंफेक्शन नहीं की, तो अल्टीमेटली या इसके अलावा वो वाटर जिससे आप स्क्रबिंग कर रहे हैं या जिससे आप हैंड वॉश कर रहे हैं या हैंड रब कर रहे हैं, वो प्रॉपरली वो स्टीलाइल नहीं है, कंटामिनेटेड वाटर है, ये जो सोल्यूशन आप यूज़ कर रहे हैं वो कंटामिनेटेड है, तो दैट विल आल्सो लीड टू कंटामिनेशन या इनहेलेशन। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो कि नमूनिया को लीड कर रही होती हैं। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स ऑफ नोजोकोमियल नमोनिया क्या क्या हो सकते हैं। होस्ट फैक्टर्स होते हैं, होस्ट का डिफेंस मैकेनिज्म रिड्यूस हो जाना, डिक्रीज हो जाना। इसके अलावा एक्सट्रीम ऑफ एज है, सीवियर एक्यूट और क्रोनिक इलनेसेस हो सकती हैं, इम्यूनोसप्रेशन हो सकती है, पेशेंट्स कोमा वाले पेशेंट्स के अंदर अल्टीमेटली रिस्क ऑफ एस्पिरेशन कॉमन होता है, अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट्स के अंदर, माल न्यूरिश पेशेंट है, सीओपीडी वाला पेशेंट है, डायबिटीज मेलाइटिस वाला पेशेंट्स है, ये फैक्टर्स दैट इनहांस कोलोनाइजेशन ऑफ ओरोफेरिंक्स एंड स्टमक बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो फैक्टर्स जिसमें ओरोफेरिंक्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं या स्टमक के अंदर अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो पेशेंट्स मोर प्रोन टू हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया हो सकती हैं। इसके अलावा फैक्टर्स दैट एडमिशन टू एन आईसीयू, अगर आईसीयू में एडमिशन रिपीटेडली है और पेशेंट्स एंटीबायोटिक्स ले रहा है या क्रोनिक लंग डिजीज के साथ है या एंडोट्रेकियल इंटुबेशन के साथ है, तो वो पेशेंट्स भी मोर प्रोन टू इन्फेक्शन होगा, रिस्क फैक्टर्स पे है। इसके अलावा कंडीशंस फेवरिंग एस्पिरेशन और रिफ्लेक्स, अगर रिफ्लेक्स ही ट्रिगर नहीं हो रही, गैग रिफ्लेक्स एक्टिवेटी नहीं होती, मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट्स की गैग रिफ्लेक्स चेक की जा रही होती है, अगर गैग रिफ्लेक्स ही रिवर्स नहीं हो रही, तो पेशेंट्स के अंदर भी एस्पिरेशन होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा स्पाइन पोजीशन में पेशेंट्स है, डिप्रेस्ड कॉन्शियसनेस है, एंडोट्रेकियल इंटुबेशन वाला पेशेंट्स है, ये इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब है, तो उनके अंदर ये रिफ्लेक्स ट्रिगर नहीं हो रही, ये डिले ट्रिगर हो रही है, तो उन पेशेंट्स के अंदर रिस्क फैक्टर्स हो सकता है एस्पिरेशन नमोनिया का, और ये कंडीशंस हैं दैट फेवर्स द एस्पिरेशन। इसके अलावा मैकेनिकल वेंटिलेशन हो सकती है, इसमें इम्पेयर्ड म्यूकोसिलरी फंक्शंस हो सकती हैं कि आपका जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसके ऊपर स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि आपकी एयरवे को क्लियर कर रही होती हैं, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है तो उसको ट्रिगर करके इन द फॉर्म ऑफ स्पूटम एलिमिनेट करवा रही होती हैं, और वो म्यूकोसिलरी फंक्शन इम्पेयर्ड हो गया। ये मिकोजा फेवरिंग बैक्टीरियल बाइंडिंग, या मिकोजा के ऊपर आके बैक्टीरिया चिपट रहा है, चिमक रहा है, तो वो भी ऑफ कोर्स लीड कर सकता है। ये पूलिंग ऑफ सेक्रेशन है, द सबग्लूटिक एरिया के अंदर सेक्रेशन अकमुलेट होना शुरू हो गई है। Potential exposure to contaminated respiratory equipments ultimately and connect with contaminated or colonized hands of healthcare workers। ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर के साथ जिस अभी किसी ने लिखा हुआ था क्लोज कंटेक्ट, डेफिनेटली अगर क्लोज कंटेक्ट हो रहा है और पेशेंट्स के या हेल्थ केयर वर्कर्स के हैंड प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं है, तो उनके ऊपर भी बैक्टीरिया ने कॉलोनीज बनाई होती हैं, और वो कॉलोनीज अगर हैंड रब पेशेंट्स प्रॉपरली हेल्थ केयर वर्कर्स अगर प्रॉपरली हैंड सैनिटाइज नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से भी पेशेंट्स
को नमूनिया हो सकता है, या हेल्थ केयर वर्कर टू हेल्थ केयर वर्कर भी हो सकता है। इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स दैट इम्पीड एडिक्वेट पल्मोनरी टॉयलेट लाइक सर्जिकल प्रोसीजर्स दैट इन्वॉल्व द हेड और नेक सर्जरी करवा रहे हैं, रिपीटली उनको इम्बलाइज किया जा रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा और इलनेस, सेडेशन दी जा रही है, तो वो पेशेंट भी रिस्क फैक्टर्स पे होती हैं। ओके, डायग्नोसिस कैसे करनी है, आपने डायग्नोज कैसे करनी है, तो नॉट नेसेसरी इजी टू एक्यूरेट डायग्नोज हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया। क्राइटेरिया फ्रीक्वेंटली इंक्लूड, जिसके अंदर क्लिनिकली साइन और सिम्टम देखते हैं, रेडियोलॉजिकली देखते हैं, लेबोरेटरी देख रहे होते हैं, और माइक्रोबायोलॉजिकली ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। अगर क्लिनिकली देखेंगे तो उस पेशेंट्स को फीवर होएगा, कफ विद प्लूरेंट स्पूटम होएगी, ठीक है। रेडियोग्राफिक अगर एक्सरे की तरफ जाएंगे तो न्यू और प्रोग्रेसिव इन्फिल्ट्रेट ऑन द चेस्ट एक्सरे। लेबोरेटरी की तरफ जाएंगे तो लीकोसाइटोसिस या लीकोपीनिया होएगा। इंस्टेड ऑफ दैट माइक्रोबायोलॉजिकली देखेंगे उसको तो सजेस्टिव ग्राम स्टेनिंग और ग्राम और पॉजिटिव कल्चर्स ऑफ दिस स्पूटम, ट्रेकियल एस्पिरेट्स, बाइलेटरल एस्पिरेशन, लंग्स पैरेन्काइमल डिजीज हो सकती है, या ब्रोंकियल ब्रूजिंग हो सकती है, ब्रशिंग हो सकती है, प्लूरल फ्लूइड अकमुलेट हो सकता है, इधर ब्लड हो सकता है या वाटर हो सकता है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव कल्चर्स करवा के आप डिटेक्ट कर सकते हैं टू मेक अ कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ द नोसोकोमियल निमोनिया। इसके अलावा प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रॉपरली डायग्नोज क्यों नहीं कर सकते। ऑल अबाउट बैक्टीरिया fairly sensitive but very non-specific, particularly in mechanically ventilated patients. Other criteria problems include positive cultures of the patient and pleural fluid plus clinical findings specific but poor sensitivity की वजह से हम रूल आउट नहीं कर सकते। इसके अलावा रैपिड कैविटेशन ऑफ पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट एब्सेंट, TBR कैंसर की एग्जाम्पल है, तो उनके अंदर जो कैविटेशन ऑफ पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट है वो नहीं हो रही होती। इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ लंग्स टिश्यू अगर हम करते हैं इन्वेसिव प्रोसीजर के थ्रू तो उससे भी पता चल जाता है, लेकिन इन्वेसिव प्रोसीजर या हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ लंग्स कोई कर नहीं रहा होता, इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम प्रॉपरली उसको डायग्नोज या डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा मल्टीपल स्टडीज लुक्ड इनटू द एक्यूरेसी ऑफ क्वांटिटेटिव कल्चर्स। जो क्वांटिटेटिव कल्चर्स की हमने बात किया कि अगर हम क्वांटिटेटिव कल्चर करवा रहे होते हैं एक्यूरेसी को चेक करने के लिए और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवा रहे होते हैं, उसमें भी सर्टेन सेक्रेशंस आना शुरू हो जाती हैं और उसमें जो हिस्टोपैथोलॉजी है वो चेंजेस हो सकती हैं। अब जो टिश्यू कल्चर के लिए ले रहे होते हैं या बायोप्सी के लिए ले रहे होते हैं उनमें प्रॉपरली कैविटेशन का मेटा कैविटी बन जाना, बाहर कंसोलिडेशन जैसे नहीं होती कि फिल्ड कैविटी हो गई, एयर की जगह कोई और चीज़ आ गई तो उसके बाहर उसने कवरिंग बना ली, उसको कहा जाता है कैविटेशन। इसलिए कोई गोल्ड स्टैंडर्ड क्राइटेरिया एग्जिस्ट नहीं करता कि हम नोसोकोमियल निमोनिया को एग्जैक्टली डायग्नोज कर सकें। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकती हैं, लाइक उसके साथ हम एड्स को भी ARDS को भी रिलेट कर रहे होते हैं कि पेशेंट्स के अंदर ARDS या पेशेंट नमूनिया का था, हम उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस साथ वाली सपोर्टिंग डायग्नोज भी बना रहे होते हैं। जिस तरह कोरोना का वायरस है, कोरोना काज कर रहा होता है, उसमें हम ये भी कह रहे होते हैं कि ARDS भी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी सर्टेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती हैं जिसके अंदर ARDS भी आ सकता है, पल्मोनरी एडिमा आ सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ सकता है, टेलेक्टेसिस आ सकता है, एलुलर हेमरेज आ सकता है, ये लॉन्ग कंडीशंस आ सकती हैं। ट्रीटमेंट क्या करना है आपने, एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम थेरेपी देनी है आपने, पेंसिलिन दे सकते हैं, 3rd या 4th जनरेशन सेफेलोस्पिरिन दे रहे होते हैं, इसके अलावा कार्बापिनम्स दे रहे होते हैं, क्विनोलोन्स दे रहे होते हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, वेनकोमाइसिन और लिनोजालेट, ये मेडिकेशंस होती हैं जो रिपीटेडली उस पेशेंट्स को दी जा रही होती हैं। इसके अलावा आप ऑक्सीजन थेरेपी के लिए भी जा सकते हैं, आप नेबुलाइजेशन के लिए जा सकते हैं, आप स्टीरॉयड के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। और ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट है जो पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए दिया जा रहा होता है। ये सम स्ट्रेटजी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ, अगर वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमोनिया है तो उसके अंदर ये स्ट्रेटजी हैं, ये मेनली 2 स्टेप्स हैं जिनके अंदर पेशेंट्स को मैनेज किया जा रहा होता है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट आप कितने अरसे के लिए दे सकते हैं, ऑप्टिमल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट हैज़ नॉट बीन एस्टेब्लिश, लेकिन मोस्टली रिकमेंडेड ये होता है कि 14 डेज से लेकर 21 डेज ऑफ द ट्रीटमेंट तक दिया जा रहा होता है। लेकिन रिसेंटली आप ट्रीटमेंट जो दे रहे होते हैं मैक्सिमम वो 1 वीक के लिए दे रहे होते हैं, ये 8 डेज के लिए दे रहे होते हैं।
मोस्टली आप लोग का डॉक्टर जो भी है ये निमोनिया को ट्रीट कर रहा होता है वो ये कहता है कि 1 वीक के लिए मेडिकेशंस ले लें, या 5 डेज़ के लिए रिकमेंडेड कर रहा होता है कि एंटीबायोटिक्स आप 5 डेज़ ले लें या 7 डेज़ ले लें। जो इनिशियली पहले ट्रीट किया जाता था वो 14 डेज से लेकर 21 डेज ऑफ ट्रीटमेंट तक पेशेंट्स को एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दी जा रही होती थी। प्रिवेंशन आपने कैसे करनी है? प्रिवेंटिव मेजर्स में आपने इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करवा सकते हैं, अर्ली मोबिलाइजेशन है, CNS डिप्रेसेंट्स उसको पेशेंट्स को नहीं देने आप लोगों ने। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेशंस का ड्यूरेशन, अगर कोई इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स ले रहा है तो उसको डिसकंटिन्यू करवा देनी है आपने। इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स यूज़ करनी है, लाइक अगर पेशेंट्स के पास जाना है तो आपने प्रॉपर हैंड वॉश करके जाना है। ये ना हो कि पेशेंट्स पहले इन्फेक्शन के साथ है और आप वहाँ के इन्फेक्शन किसी और पेशेंट्स को कंटीजियस कर रहे होते हैं। इसके अलावा एजुकेट और ट्रेन पर्सनल्स, अगर उसके साथ कोई और बैठा हुआ है, उसके साथ अटेंडेंट है, तो उसको आपने एजुकेट करना है और उसको ट्रेन करना है कि उसकी टेंसेस को कैसे यूज़ करना है, और उसको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल्स के अंदर कैसे लेके आना है। इसके अलावा प्रिवेंटिव मेजर्स होती हैं, प्रोलॉन्ग नेज़ल इंटुबेशंस को आपने अवॉइड करना है। सेक्रेशंस हैं तो उसकी अर्ली आपने सक्शन करनी है। सेमी रिकम्बेंट पोजीशन के अंदर अपने पेशेंट्स को लिटाना है, लाइक 30 to 45%, 45 डिग्री हेड एलिवेट करना है। इसके अलावा रिपीटडली आपने वेंटिलेटर सर्किट्स चेंज नहीं करने और मोर देन ऑफन 48 आवर्स तक। ट्रेन एंड डिस्कार्ड ट्यूबिंग, इसके अलावा वो वाटर जो रेस्पिरेटरी मेडिकेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपने प्रॉपर यूज़ करना होता है। सर हमें गैस्ट्रिक ट्यूब हो सकती है, एंट्रैकियल ट्यूब हो सकती है, ये वो कंडीशंस है जो हमने बैक साइड पे इनको डिस्कस किया है। इसके अलावा प्रिवेंटिव मेजर्स में जब आपकी NG की ज़रूरत नहीं है तो उसको एज सुन एज पॉसिबल रिमूव करना होता है। गैस्ट्रिक ओवर डिस्टेंशन से बचाना होता है, स्ट्रेस अल्सर प्रोफिलैक्सिस देने होते हैं, लाइक PP आइस दे रहे होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे रहे होते हैं, एंटासिड दे रहे होते हैं, H2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट दे रहे होते हैं फेमोटिलिन की फॉर्म में। एसिडिफिकेशन ऑफ एंट्रल फीडिंग प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स लाइक दे रहे होते हैं, इनहेल्ड एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, सेलेक्टिव डाइजेस्टिव डिकंटामिनेशन या कोलेरेक्सिडिन और रेंजेस दे रहे होते हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे होते हैं, लाइक इन्फ्लुएंजा या स्टेप नमोनिया के लिए। दैट्स ऑल। ठीक है, अभी मैं अटेंडेंस देख लूँ और कि आप लोग कितने लोग प्रेजेंट हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट वीक में है। तब तक आप लोग जो हमने पहला चैप्टर डिस्कस किया है होम्योस्टेसिस का, होम्योस्टेसिस है, स्ट्रेस और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, वो आप देख लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम एक टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। ठीक है, बेटा ये बाकी लोगों को बता दीजिएगा टेस्ट के बारे में कि कमिंग वीक के अंदर आपका स्ट्रेस होम्योस्टेसिस और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स का टेस्ट है। ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट होगा। बेटा बुक तो आप ये नोट्स ही पढ़ लेंगे तो मोर देन एनफ है। ओके 13 है।
हैं आज? बेटा स्ट्रेस है, होम्योस्टेसिस है एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये डिसऑर्डर्स ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ओके, टेस्ट को रेडी कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। मंडे को आपका क्विज हो जाएगा और ट्यूसडे को हम कुछ और पढ़ लेंगे, ठीक है।